खैर एज ऑफ पोप में हम जाते हैं, जो इसकी सेकंड न्यू क्लासिकल एज में हम सेकंड पीरियड इसको हम कह सकते हैं। लेकिन अगर 18th सेंचुरी की बात करें तो ये पहला पहला फेज होगा उसका। द अर्लियर पार्ट ऑफ द 18th सेंचुरी और द अगस्टन एज इन इंग्लिश लिटरेचर इज कॉल्ड एज ऑफ पोप। इसमें हम एज ऑफ पोप कहते हैं क्योंकि पोप जो थे, अलेक्जेंडर पोप की बात करूं, वो सबसे डोमिनेंट पर्सनैलिटी थे। ठीक है, उसके काम, उनका काम जो है वो सबसे ज्यादा डोमिनेट था, इस वजह से पूरी एज का नाम उनकी एज के ऊपर है। बिकॉज पोप वाज द dominating figure in that period. Though there, there were a number of the other important writers like Addison and Swift, but Pope was the only one who devoted himself completely to the literature. Okay. Moreover, he represented in himself all the main characteristics of the age, and his poetry served as a model to the others. ये कुछ बुनियादी वजूहात हैं जिनकी वजह से एज जो है वो पूरी पोप के नाम की जाती है। हालांकि स्विफ्ट ने भी बहुत अच्छा, एडिसन ने भी बहुत अच्छा काम किया है इसके अंदर। तो इस एज ऑफ पोम में हम सबसे पहले देखते हैं कौन से अच्छे अच्छे पोइट्स हैं, पोइट्री कौन सी तख्लीक हुई है इसके अंदर। जैसे हमने पहले कहा कि हम पोइट्री और प्रोज देखेंगे अभी दो हिस्सों में डिवाइड करके, और उसके बाद नॉवल और ड्रामा को अलग देखेंगे इसी फिर 18th सेंचुरी के अंदर। इट वॉज द क्लासिकल स्कूल ऑफ पोइट्री विच डोमिनेटेड द पोइट्री ऑफ द एज ऑफ द पोप। एज ऑफ पोप में किस किस्म की पोइट्री होगी, अंडरस्टूड सी बात है, बैकग्राउंड अगर आप समझ गए हैं तो प्रोज भी वैसी ही होगी, नॉवल भी वैसे ही होंगे, ड्रामे भी वैसे ही होंगे, क्रिटिसिज्म भी वैसे होगा। ये सारी वही प्रिंसिपल्स हैं जो ड्राइडन ने सेट किए थे, और ये हैं कि क्लासिकल रूल्स को फॉलो किया जाएगा। क्लासिकल जो प्रिंसिपल्स हैं उनके मुताबिक, तभी तो उनको क्लासिकल एज कहते हैं। ड्यूरिंग दिस एज द पीपल वर डिस्गस्टेड विद द प्रोफ्लिगेसी एंड द फ्राइविलिटी ऑफ द रेस्टोरेशन पीरियड। और रेस्टोरेशन पीरियड बिल्कुल इससे पीछे था, जहां आल तो वहां बुनियादें जरूर रखी गई थी, लेकिन उसमें कोई चीज थी कि बहुत फ्रिवलिटी हमें नजर आती है, पैटिनेस एक नजर आती है थीम्स और सब्जेक्ट के अंदर, उससे थोड़े लोग डिस्टर्ब थे। इस एज में ज़ाहिर है कुछ तब्दीली तो आएगी उस लिहाज से। मोर ओवर दे हैड नो सिंपैथी फॉर द फैनेटिसिज्म एंड द रिलीजियस ज़ील टू द प्यूरिटन्स। इनको उससे भी दिलचस्पी नहीं थी कि ये जो फ्राइवलस बिहेवियर था ड्राइडन की एज के अंदर एक मौजूद था, लूजनेस जो हमें नजर आती है, ये उससे भी नहीं पसंद नहीं कर रहे थे, और कोई रिलीजियस फैनेटिसिज्म भी नहीं लाना चाहते, जो प्योरिटन के तजर्बा कर चुके थे अंग्रेज जो, who were out to ban even the most innocent means of the recreation। और आपको पता है प्योरिटन ने तो बिल्कुल हर तरह की जो रिक्रिएशन थी, इंजॉयमेंट थी, जो हैप्पीनेस थी, उसको वो सख्त नापसंद करते थे। वो बड़े सीरियस किस्म के, ग्रेव किस्म के पोइट्री और काम है उनका। डन आपको पता है श्राउड पहन के आखिरी सरमन देने आ जाता है, तो वो इस टाइप के लोग थे। ये मिल्टन की रिलीजियोसिटी आपके सामने है। सो दे वांटेड टू फॉलो द मिडल पैथ इन द एवरीथिंग एंड स्टीयर क्लियर ऑफ द इमोशनल एज वेल एज द मॉरल एक्सेसेस। यानी एक्सेस वो नहीं चाहते थे, ना मॉरल हो या इमोशनल हो, दरमियाना एक रास्ता चाहते थे, ना ही बिल्कुल नीचे गिर जाएं और ना ही बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाएं और ना ही बहुत ज़्यादा नॉन सीरियस हो जाएं। दे इंसिस्टेड ऑन द रोल ऑफ द इंटेलिजेंस इन एवरीथिंग। सो वो एक चीज़ को लेके आए, गुड सेंस और रीजन, कि इंटेलिजेंट मूव होना चाहिए, रीजन को फॉलो करना चाहिए, दरमियाना रास्ता लेना चाहिए। The poets of this period are deficient on the side of emotion and imagination। लेकिन अगर पोइट्री को इन डेप्थ देखें तो हमें वो पोइटिक ग्लो, वो इमेजिनेशन जो है, वो सब्लिमिटी और नोबल आइडियाज और बहुत ज़्यादा इमोशन को फॉलो करते ये नज़र नहीं आएंगे। डोमिनेटेड बाय द इंटेलेक्ट, पोइट्री ऑफ दिस एज इज कॉमनली डाइडेक्टिक एंड स्टेरिकल। जैसे हमने इंट्रोडक्शन में भी समझ लिया था कि कैसे ये पोइट्री हो सकती है, डाइडेक्टिक होगी, स्टेरिकल होगी। ठीक है, a poetry of the argument and the criticism of the politics and the personalities। personalities के ऊपर है, political चीजें मिक्स होंगी, realism होगा, criticism होगा और satire होगा ओवरऑल। In the second place, the poets of this age are more interested in the town। एक और अहम बात यह है कि इस एज के सारे पोएट जो हैं वो टाउन की पोइट्री कर रहे हैं, शहर से बाहर किसी या शहर के अंदर ही आपको पता है वो सिटीजन रह रहे हैं, उनके आपस के मसाइल होंगे या माशरती जो इश्यूज हैं या फिर पॉलिटिकल इश्यूज हैं, एजुकेशनल प्रॉब्लम्स हैं, या पार्टी का जो है वो तनाव है एक दूसरे के साथ, या कुछ पर्सनैलिटीज़ हैं, ये सारी एलिमेंट, या क्राउन के बारे में लिखेंगे, ठीक है, मैनर्स के बारे में लिखेंगे, करेक्टर्स के बारे में लिखेंगे, ये सारा कुछ टाउन से बिलोंग करता है।
एंड द कल्चरल सोसाइटी के साथ बिलोंग करता है, कल्चर के साथ बिलोंग करता है, नेचर के इसमें कोई अमल दखल नहीं। रूरल पोइट्री, वो जो पेस्टोरल पोइट्री थी, वो जो नेचर के ऊपर पोइट्री है, वो बिल्कुल आप यहाँ पे डेफिशिएंट होगी। दे हैव नो सिंपैथी फॉर द हम्बलर एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ। वो जो सिंपल लाइफ कहें कि बिल्कुल सादा सी जिंदगी हम गुजार रहे हैं, जैसे वो वर्ड्सवर्थ पोएम लिखता है सॉलिटरी रीपर के ऊपर, एक फीमेल है जो फसल काट रही है और म्यूजिक का बजा रही है, गा रही है, और वो इसकी लाइफ से मुतासिर हो जाएगा कि कितनी हम्बल है, कितनी शहर की वो जो है इंट्रिकेसीज हैं, और शहर की जो ज़िंदगी है वो शोर शराबा से दूर एक देहात के अंदर एक खूबसूरत ज़िंदगी का तस्वर जो है वो कौन सा कॉन्सेप्ट होगा, रोमांटिक कॉन्सेप्ट होगा, और वो उससे इनका कोई लेना देना नहीं। The life of the villagers, the shepherds, and no love for the nature, the beautiful flowers, the songs of the birds, and the landscape, as we find in the poets of the romantic period में हम देखेंगे, या एलिजाबेथन में हमने देखा था, ये सारी चीज़ें अब बिल्कुल नहीं है। कोई फूलों पर पोइट्री नहीं, कोई बर्ड्स पर नहीं, कोई लैंडस्केप पर नहीं, कोई फ्लावर पर नहीं, कोई गांव पर नहीं, कोई ठीक है, कोई सॉलिटरी रीपर नहीं, कोई डैफोडिल नहीं। नेचुरली दे हैड नो रिगार्ड फॉर द ग्रेट पोइट्स ऑफ द ह्यूमन हार्ट। तो इसी वजह से आप समझ सकते हैं कि जो ह्यूमन हार्ट के पोइट हैं, जो इमोशनल पोइट हैं, जो पोइट ऑफ नेचर हैं, जैसे चौसर थे, जैसे शेक्सपियर, जैसे मिल्टन ने पोइट्री की, इमोशनल पोइट्री थी या रिलीजियस इमोशंस के साथ की, इनसे ना इनका इमोशन से कोई लेना देना है, ना इन फितरत से कोई लेना देना, ना दिल की बातों से कोई लेना देना है, और ये किसी किस्म की फिर पोइट्री करेंगे जैसे अलेक्जेंडर पोप ने की। They had no attachment for the Middle Ages and their tales of chivalry, adventure, and the visionary idealism. उसके साथ भी कोई नहीं। Spencer therefore did not find favor with them. लिहाजा स्पेंसर की कोई वैल्यू नहीं, शेक्सपियर की कोई वैल्यू नहीं, मिडल एजेस की जो रोमांसेस हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं। In the poetry of this age, form became the more important than substance. इनका ख्याल था कि जो पोइटिकल फॉर्म होती है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है सब्सटेंस से। This love of superficial polish led to the establishment of the highly artificial and conventional style. इन्होंने बिल्कुल फॉर्म में इन्होंने जो है वो क्लासिकल रोम जो है वो मॉडल उसको फॉलो करते हैं, और फॉर्म को ज़्यादा परफेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं। लफ्ज़ जुड़ने चाहिए, ठीक है, उनके पीछे क्या है, उनका मतलब क्या है, उनमें कोई गहराई है, कोई इमोशन है कि नहीं, इसकी कोई अहमियत नहीं थी, क्योंकि अक्ल और रीज़न को दिल से या इमोशन से या हार्ट से बहुत ऊपर दर्जा दे दिया गया था। वो चीज़ हमें पोइट्री में भी नजर आती है। द क्लोज्ड कपलेट बिकेम द ओनली पॉसिबल फॉर्म, जैसे हेरोइक कपलेट ऐसे क्लोज्ड कपलेट भी कहते हैं, यानी दो दो राइम स्कीम जिनके एंड पे मिलती है हर दो लाइनों की। Possible form of the serious work in the words. Naturally, poetry became monotonous because the couplet was too narrow and inflexible to be made the vehicle of the high passion and the strong imagination. उसकी ज़रूरत ही खैर नहीं थी, हाई पैशन और स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन जो शेक्सपियर, स्पेंसर, ये आने वाले दिनों में हमें कीट्स और वर्ड्सवर्थ और कॉलेज में मिलेगा। Moreover, as great emphasis was laid on the imitation of the ancient writers, originality was discouraged, and the poetry lost touch with the real life of the people. Prose being the prominent medium of the expression, the rules of the exactness, precision, and the clarity which were insisted in the writing of the prose also began to be applied on the poetry. जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि पोइट्री पर भी वही रूल्स जो हैं, वो प्रोज के जो रूल्स हैं, एग्जैक्टनेस, प्रिसीशन, क्लैरिटी, रीजन, रियलिज्म, वो सारा जो है वो साइंटिफिक प्रिसीशन, वो सारा अप्लाई कर दिया गया पोइट्री के ऊपर भी। इसी वजह से कुछ क्रिटिक्स कहते हैं कि इस एज की जो पोइट्री है वो पोइट्री है ही नहीं, वो तो प्रोज की ही एक फॉर्म है, बस उसकी शक्ल सूरत पोइट्री वाली है। इट वॉज डिमांडेड ऑफ द पोएट टू से ऑल दैट ही हैड टू से इन ए प्लेन, सिंपल एंड क्लियर लैंग्वेज। द रिजल्ट वाज दैट द क्वालिटी ऑफ द सजेस्टिवनेस, आपको पता है जो पोइट्री में सजेस्टिवनेस होती है, क्लियर सीधी बात पोइट नहीं करते हैं, एग्जैक्टली नहीं कह देते हैं कि ये यूं है, बल्कि हमें ऐसा आइडिया को सजेस्ट किया जाता है, which adds so much to the beauty and the worthy of the poetry was sadly lacking in the poetry of this age. तो इस एज के अंदर हमें वो रोमांटिक स्टाइल ऑफ पोइट्री नहीं मिलेगा। तो इस एज में सबसे बड़े जो पोइट थे वो थे
Alexander Pope who was born in 1688 and died 1744, और इनकी डेथ के साथ ही आपको पता है एज ऑफ पोप खत्म हो जाएगी और हम एक अगली एज में एज ऑफ जॉनसन में चले जाएंगे। पोप इज कंसिडर्ड एज द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ द क्लासिकल। इस पीरियड में देखें तो सबसे बड़ा नाम अगर किसी ने काम किया तो वो तो पोएट है पोप। ही इज द प्रिंस ऑफ क्लासिज्म। क्लासिज्म का रूल फॉलो करने की बात हो, एग्जैक्ट पोइट्री करने की बात हो, क्रिटिसिज्म करने की बात हो, माशरे पे सेटायर करने की बात हो, तो फिर पोप से बड़ा कोई पोइट नहीं। ही वॉज एन इनवैलिड ऑफ स्मॉल स्टेचर एंड डेलिकेट कॉन्स्टिट्यूशन। ये बचपन से ना थोड़े बीमार किस्म की शख्सियत थे और इनको इनकी हड्डियों को टेढ़ी थी थोड़ी सी, स्टेचर इनका कद भी छोटा था और ये थोड़ा सा टेढ़े थे। आई मीन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम था इनको, कर्व था इनकी रीढ़ की हड्डी के अंदर। whose bad nerves and the cruel headaches made his life in his own phrase a long disease। ठीक है, इनको हेडेक्स का प्रॉब्लम थी, नर्वस इश्यूज थे इनको काफ़ी सारे और ये बीमार रहते थे। उसके बावजूद जो है उनके अपने अल्फाज में उनकी ज़िंदगी एक लॉन्ग डिजीज ही है, लेकिन एक कमाल के पोइट थे। मोर ओवर बीइंग ए कैथोलिक ही हैड टू लेबर अंडर वेरियस रिस्ट्रिक्शंस। ऊपर से कैथोलिक फैमिली में थे और जैसे कि हमें याद है कि इंग्लैंड कब का प्रोटेस्टेंट बन चुका था और कैथोलिक्स जो हैं अब उनको बर्दाश्त तो किया जाता था, शुरू में तो बर्दाश्त भी नहीं किया जाता था, लेकिन अब भी उनके उनके लिए माशरे में उनको उतनी कदर की निगाह से नहीं देखा जाता था। But the wonder is that in spite of his manifold handicaps, this small ugly man, ठीक है, छोटे कद के, थोड़े अच्छी शक्ल सूरत वाले ना थे और हुलिया भी ठीक नहीं था, has left a permanent mark on the literature of his age। लेकिन कारीगर अच्छे थे, पोइट्री करनी आती थी, लफ्ज जोड़ने एटलीस्ट आते थे बहुत अच्छे। He was highly intellectual, extremely ambitious and capable of tremendous industry। बहुत मेहनती थे, बहुत इन्होंने ज़िंदगी में मेहनत की, एम्बिशियस भी बड़े थे और हाईली इंटेलेक्चुअल तो थे ही, तभी तो पूरी एज उनके नाम पे है। These qualities brought him to the front rank of the men of letters। मैन ऑफ लेटर्स जो है ना, ये अदबी लोगों के लिए फ्रेज यूज की जाती है, यानी जो लिटरेचर के लोग हैं उनमें सबसे बुलंद मकाम उस टाइम पे पोप को ही मिलता है। एंड ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम ही वाज लुक्ड अपॉन एज ए मॉडल पोएट। ठीक है, अपनी जिंदगी में भी बहुत सी दुनिया जो है वो अलेक्जेंडर पोप को फॉलो करती थी और उनको मॉडल पोएट समझती थी अपना। द मैन द मेन क्वालिटी ऑफ द पोप्स पोएट्री इज करेक्टनेस, जो हमें नजर आती है। इट वाज द एज ऑफ 23 दैट ही पब्लिश्ड हिज एसे ऑन क्रिटिसिज्म। इनका एक बड़ा खूबसूरत एक वर्क है एसे ऑन क्रिटिसिज्म। ठीक है, ये बड़ी यंग एज में उन्होंने लिखा और इस वर्क के बारे में ज़हन में रखिएगा कि ये पोइट्री में लिखा गया है। although its title is essay on criticism, ये एक दो बार पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम में ये पूछा गया है कि ये कौन से फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसकी शक्ल तो ऐसे लगती है ना, क्योंकि वर्ड क्रिटिसिज्म भी है और फिर ऐसे भी है, तो लगता है कि ये कोई ऐसे होगा, बट इट इज़ नॉट एन ऐसे, इट इज़ ए पोएम। एंड सिंस देन टिल द एंड ऑफ हिज life he enjoyed prodigious reputation। In this essay, Pope insists on the following the rule discovered by the ancients because they are in harmony with the nature। ठीक है, यहाँ पे ये डिफेंस देते हैं, ये क्रिटिसिज्म इनका ये काम भी गिना जा सकता है। ये ऐसे, यहाँ ऐसे का मतलब है डिफेंस करना, क्रिटिसाइज करना कि किस टाइप के लोगों को हमें फॉलो करना चाहिए पोइट्री के अंदर। मसलन इनकी अपनी लाइन देखिएगा, those rules of the old discovered not devised are natural still but nature methodized। कि हमें एंशियंट जो रूल्स हैं उनको फॉलो करना चाहिए क्योंकि वो नेचुरल है, वो एग्जैक्ट है, वो प्रिंसिपल्स हैं और उनके मुताबिक ही जो काम करता है वही बेहतरीन काम है। पोप्स नेक्स्ट वर्क द रेप ऑफ द लॉग इज इन सम वेज इज मास्टरपीस। और इनका जो मास्टरपीस है द रेप ऑफ द लॉग, ये मॉक एपिक है, आपको पता है कि एपिक है और उन्होंने नई टाइप की एपिक लिखी है। अभी तक आपने होमर की एपिक पढ़ी थी, इलियड और ओडेसी, उसके बाद वर्जल की एपिक आपने मेरे साथ थोड़ी सी हमने डिस्कस की थी, एनियड को किया था, और उसके बाद आगे आ जाए तो एक और एपिक हमने देखी मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट, वो रिलीजियस एपिक है, क्रिश्चियन एपिक है। और उसके बाद देखें तो मॉक एपिक ये पहली लिखी है, ऐसी एपिक जो मिजाइया है। अभी तक एपिक एक सीरियस वर्क था, लेकिन ये पहली बार इन्होंने उस मॉडल को कॉपी करते हुए माशरे पर तनकीद करने के लिए इन्होंने एक तरीका जो है वो यूज़ किया, द रेप ऑफ द लॉक के नाम से एपिक लिखी।
और ये इनका मास्टरपीस है. It is a mock heroic poem in which he celebrated the theme of stealth by the Lord Peter of the lock of the hair from the head of Miss Arabella. तो मिस एराबेला जो है उनके बाल काट लेते हैं, लॉक वो काट देते हैं कैंची से लॉर्ड पीटर जो है. और ये ओरिजिनली एक वाकया था और जिसकी वजह से दो फैमिलीज में लड़ाई हो जाती है. और फिर कुछ लोग पॉप को कहते हैं कि दोनों जो कि नोबल फैमिलीज हैं, तो ये वाकया काफ़ी वहाँ एक फेमस बन जाता है, गॉसिप बन जाता है. तो इनकी सुलह करवाने के लिए ये एक पोएम लिखते हैं, रेप ऑफ द लॉक जो है, जहाँ पे एराबेला को मिस बिलिंडा जो है उसके रूप में कन्वर्ट कर देते हैं. ये पोएम जो कि आपने पढ़ी हुई है, और अगर नहीं पढ़ी तो आपको पढ़नी चाहिए थी, आपके सिलेबस में है, इसकी डिटेल आप थोड़ी बहुत इंटरनेट से दोबारा से रिवाइज कर सकते हैं, आपके पास अपने नोट्स भी होंगे. The poem is written in a jest and deals with a very insignificant event. It is given the form of an epic. यानी epic तो आपका होता है ग्रैंड स्टाइल होता है जिसमें बड़े बड़े अदाकार और एक्टर होते हैं, एक्यूलिस जैसे हीरोज होते हैं जो बड़े बड़े स्टेप्स लेते हैं, और गॉड्स की इंटरवेंशन हुआ करती हैं, इसके अंदर सुपर नेचुरल मशीनरी हुआ करती है, तब एपिक बनती है. तो इन्होंने भी एपिक बनाई. और एक एरियल जो है वो शेक्सपियर का एक नेम जो है इन्होंने यहाँ पे कॉपी भी किया है. Inventing the frivolous event with mock seriousness and dignity, by this time Pope had perfected the heroic couplet, and he made the use of the technical skill in the translating Homer's Iliad and Odyssey, which meant 11 years very hard work. उसके अलावा इन्होंने 10-11 साल की मेहनत से ट्रांसलेट किया था होमर की इलियड को और ओडेसी को. ये उन्होंने ट्रांसलेट भी किया और उसके बाद फिर मॉक एपिक भी लिखी. The reputation of which Pope now enjoyed created a host of the jealous rivals whom he severely criticized and ridiculed in Dunciad. इन्होंने अपने जो राइवल्स थे, अपने जो इन पे जेलस थे इनके काम की वजह से या तनकीद करते थे, इन्होंने उनकी खूब क्लास ली. और ये क्लास इन्होंने ली उनकी डंसियड पोएम लिखकर. इस पोएम में उन्होंने खूब तनकीद का निशाना बनाया अपने मुखालिफिन को. This is the Pope's greatest satire in which he attacked all the sorts of the literary incompetence. It is full of cruel and insulting couplets on his enemies. Even इन्हें ना सिर्फ क्रूअल थे बल्कि इंसल्टिंग किस्म की जो पोइट्री भी की है द डंसियड के अंदर, क्योंकि डंस आपको पता फूल को कहते हैं, बेवकूफ को कहते हैं. तो मुखालिफिन के लिए इन्होंने ये वर्ड चुने. His next great poem was the Essay on Man. ये जो पोएम है ये भी इनकी पोएम है, याद रखिए, द एसे ऑन मैन. तो इसमें गलत फहमी भी नहीं पड़ना कि पोप ने कोई प्रोज प्लेन प्रोज को वर्क किया होगा. ऑल दो क्रिटिक्स इनके कंटेंट के एतबार से कहते हैं कि ये प्रोज है, फॉर्म के एतबार से ये पोइट्री ही है. फुल ऑफ द ब्रिलियंट ऑफ ऑफन कोटेड पैसेजेस एंड लाइन. इसमें से जो इन्होंने लिखा है उसको भी अक्सर कोट किया जाता है, इनके पैसेजेस को, इनकी लाइन्स को. His later work, Imitation of the Horace and Epistles, are also satires and contains biting attacks on his enemies. तो इन्होंने हमेशा ही पोइट्री को यूज किया है अपने एनिमीज को, अपने मुखालिफिन को पर एसिडिक स्टायर करने के लिए, बाइटिंग स्टायर करने के लिए, बुलेटिन किस्म की जो वर्सेस कहने के लिए, ताकि उनको नुकसान पहुंचा सकें वर्बली एटलीस्ट. ही इज द सुप्रीम मास्टर ऑफ द एपिग्रामेटिक स्टाइल. एपिग्रामेटिक स्टाइल होता है ऑफ कंडेंसिंग एन आइडिया इनटू ए लाइन और ए कपलेट. ठीक है, उस स्टाइल को हम एपिग्रामेटिक स्टाइल कहते हैं. ये वो स्टाइल होता है जब राइटर बहुत बड़ी बात को कंडेंस करके किसी आइडिया को एक लाइन और एक कपलेट में इकट्ठा कर दे, तो हम इसे कहते हैं एपिग्रामेटिक स्टाइल. यानी बड़ी बात को दरिया को कूजे में बंद करना, जैसे कहते हैं ना, एपिग्रामेटिक स्टाइल हम उसे कहेंगे. The result is that many of them have become proverbial sayings in the English language. For example, कुछ यहाँ पे हैं, इनके कुछ लाइनें प्रोवर्ब्स बन चुकी हैं, saying बन चुकी हैं. यानी पोप ने इतनी मेहनत की है अपनी लाइनों के ऊपर. Who shall decide when doctors disagree? Thou were my guide, philosopher and friend. Now then thyself presume not God to scan. The proper study of mankind is man. ये काफी फेमस आपको बता रहा है. The proper study of mankind is man. Hope springs eternal in the human breast. Man never is, but always to be blessed. तो इस तरह की पोइटिकल खूबसूरत लाइन या एपिग्रामेटिकल लाइन जो है, जैसे शेक्सपियर के लोग कोट यूज करते हैं, इसी तरह पोप के भी पोइटिकल कोट जो है
वो काफ़ी फेमस है। फॉर एग्जांपल द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज मैन, ये बहुत ज़्यादा फेमस है। ये लाइन इसलिए दी है कि याद रखिएगा ये अलेक्जेंडर पोप की है। तो इस एज में कुछ और पोइट भी थे, चलो उनके भी जिक्र हो जाए। क्या सिर्फ पोप ही, तो सिर्फ पोइट नहीं थे, माइनर पोइट्स द एज ऑफ द पोप में कौन से थे? ड्यूरिंग हिज एज पोप वाज बाय फार द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल पोइट्स, वो तो श्योर बात है। देयर वर ए फ्यू माइनर पोइट्स आल्सो, मैथ्यू प्रायर, जॉन के, एडवर्ड यंग, थॉमस पार्नल एंड द लेडी विंचेल्सी। सो ये कुछ माइनर पोइट्स और पोइट्स में एक आ गई। मैथ्यू प्रायर, who was a diplomat and active politician, wrote two long poems, Solomon on the vanity of the world and Alma are the progress of the mind। ठीक है, ये दो इनके मैथ्यू प्रायर की दो नज़में फेमस हैं। देयर आर सीरियस पोएम्स बट these are serious poems, but the reputation of the prior rests on light verse dealing with the trifling matters। तो एक और भी इनका वर्क है द लाइट वर्स, दूसरी दो जरा सीरियस है। ही इज नॉट merely a light-hearted jester but a true humanist with sense of tears as well as laughter। तो हमें दोनों क्वालिटीज इनकी वर्क में मिलती हैं, सीरियस भी और लाफ्टर भी। जॉन गे, like Pryor, he is full of the humor and the good temper. As a writer of the lyrics and in the handling of the couplet, he shows the considerable technical skill। His best known works are, यानी जो जॉन गे का बेस्ट नोन है प्रायर के बाद, रूरल स्पोर्ट्स, ट्रिविया, आर द आर्ट ऑफ द वॉकिंग, द स्ट्रीट्स ऑफ द लंदन एंड द ब्लैक आइड सूजन एंड सम फैबल्स इन्होंने लिखी हैं। Prior and the Gay were the followers of the Pope, and after Pope, they are the two excellent guides to the life of 18th century London। तो पोप के बाद इनका मकाम है प्रायर और जॉन गे का। इनके कुछ काम मैंने आपको बता दिए, इतने सिग्निफिकेंट नहीं है, बहुत मुश्किल है कि इनके बारे में आपसे पूछा जाए, लेकिन एक दफ़ा पढ़ लें, आपके जहन में कुछ ना कुछ रहना चाहिए, कोई पूछ ही ले। द अदर माइनर पोइट्स में एडवर्ड यंग, थॉमस पार्नल एंड लेडी विंचेल्सिया हैं। Belong more to the new romantic spirit than to the classical spirit in their treatment of the external nature, though they were unconscious of it। यानी किसी हद तक इन्होंने एग्जैक्ट रूल से हटकर थोड़ी सी नेचर को इन्वॉल्व किया इन पोइट्स ने। एडवर्ड यंग के बारे में देखते हैं। His universal passion showed himself a skill a satirist as Pope। His best known work is the Night Thoughts। इन्होंने लिखा है The Night Thoughts, एडवर्ड यंग ने, which written in the blank verse shows considerable technical skill and deep thought। Thomas Parnell excelled in translations। His best known works are The Night Piece on Death and The Hymn to the Contentment। We have a freshness of the outlook and metrical skill हमें थॉमस पार्नल में हमें मिलेगी, और ज़्यादा इन्होंने ट्रांसलेशन किया है। सो लेडी विन चेल्सी एक फीमेल पोइट्स भी हमें नजर आती है क्लासिकल एज के अंदर। दो ए फॉलोअर ऑफ द पोएम showed more sincerity and genuine feeling for the nature than any other poet of the age। Her nocturnal reverie may be considered as the pioneer of the natural poetry of the new romantic age। ठीक है, नॉक्टर्नल रेवरी लेडी विंचेल्सिया के अंदर जो पोइट्री है, इन्होंने नेचर पर को इन्वॉल्व किया, और हम इसे कह सकते हैं कि ये रोमांटिक एज की तरफ इनका ज़्यादा झुकाव था। ये इस एज से ज़्यादा बिलोंग करती नज़र नहीं आती, क्योंकि एग्जैक्ट रूल्स को वो फॉलो नहीं कर रही। टू सम अप, द पोइट्री ऑफ द एज ऑफ द पोप इज नॉट ऑफ हाई ऑर्डर बट इट हैज़ डिस्टिंक्ट मेरिट्स। बहुत इसमें अपनी एक खसूसियात हैं इस पोइट्री की, आल दो आप इसे एलिजाबेथन पोइट्री के साथ या आने वाली रोमांटिक पोइट्री से कंपेयर करेंगे और कंटेंट के एतबार से करेंगे तो फिर तो आपको ये काफ़ी कम नज़र आएगी, लेकिन इसकी अपनी क्वालिटीज़ हैं। द फिनिश्ड आर्ट ऑफ इट्स सटायर्स, द क्रिएशन ऑफ ए टेक्निकल ब्यूटीफुल वर्ड्स एंड द क्लैरिटी एंड द सक्सेंट एंड ऑफ इट्स एक्सप्रेशन जो है, यानी वो जो सीरियसनेस है, वो जो प्लेननेस है, वो जो करेक्टनेस है, वो जो हमें क्लासिकल रूल्स को फॉलो करना है, वो हमें जो रीज़न और सेंस और ऑर्डर है, वो हमें इस पोइट्री में नज़र आता है। तो नेक्स्ट एज में जाएंगे हम, नेक्स्ट फेज के अंदर, एज ऑफ पोप के अंदर जो प्रोज कैसी लिखी गई, लेकिन आई होप कि अभी